तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट पोर्शन है असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एरिया टूल्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर प्लानिंग से। ठीक है, इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से असेसमेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एएसडी के असेसमेंट में केवल आईक्यू टेस्ट पर्याप्त क्यों नहीं है? आपके ऑप्शन, आपका जो आंसर है वो है कि क्योंकि सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर भी एसेस इसमें करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एएसडी असेसमेंट का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसका मुख्य फोकस होता है सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और रिपीटेटिव बिहेवियर यानी कि बार बार एक ही व्यवहार को दोहराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एडीओएस जो है यानी कि ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल किस प्रकार का टूल है? तो ये है एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट टूल, मतलब एक मानक इसका तय किया हुआ गया है। तो ये जो टूल है वो क्या है, रिलायबल है। एएसडी में पेरेंट्स इंटरव्यू क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है ताकि पेरेंट्स की डेवलपमेंटल हिस्ट्री हम समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा ज्वाइंट अटेंशन में कमजोर है, ये किस एरिया की कमी दर्शाता है? तो ये कमी दर्शाता है सोशल कम्युनिकेशन डिफिसिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसडी असेसमेंट में सेंसरी प्रोफाइल क्यों शामिल किया जाता है? ठीक है, आप क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि सेंसरी इशू पहचानने के लिए। ठीक है, इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि जो संवेदी समस्याएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं उसको पहचानने के लिए। नेक्स्ट, असेसमेंट डेटा का उपयोग आईपी बनाने में कैसे होता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका व्यक्तिगत आवश्यकता जो होती है उसको पहचान कर और फिर उसके गोल तय करते हैं। ठीक है, यदि असेसमेंट में लैंग्वेज डिले अधिक है तो प्लानिंग में क्या जोड़ा जाएगा? प्लानिंग में जोड़ा जाएगा स्पीच थेरेपी इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसडी में फंक्शनल असेसमेंट क्यों जरूरी है? तो फंक्शनल असेसमेंट इसलिए जरूरी है ताकि डेली लाइफ स्किल्स को समझा जा सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, असेसमेंट के बाद प्लानिंग इंडिविजुअलाइज्ड क्यों होती है? क्योंकि जो जरूरत होती है ना हर बच्चे की वो अलग अलग होती है, सबका क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी एचआई असेसमेंट, इसमें जो है वो देख लेते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट असेसमेंट का मुख्य टूल क्या है? तो इसका जो मुख्य टूल है वो है ऑडियोमेट्री। उसके अलावा देखिए एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी एचआई वालों से। ठीक है, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट यहाँ पर जो हियरिंग असेसमेंट टेस्ट आता है, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। हियरिंग असेसमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, एक तो इनफॉर्मल होता है और दूसरा जो होता है वो फॉर्मल होता है। ठीक है, एक इनफॉर्मल, दूसरा फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल टेस्ट जो होता है, ठीक है, जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा कि क्वाइन टेस्ट, क्लॉक टेस्ट। ठीक है, इनफॉर्मल टेस्ट में क्वाइन टेस्ट, क्लॉक टेस्ट पढ़े होंगे। ठीक है, जो घर पर आसानी से किए जा सकते हैं। फॉर्मल टेस्ट जो होता है, जो ये कौन करता है, प्रोफेशनल्स करते हैं, यानी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। तो इसके दो टाइप होते हैं, पहला जो है सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, पहला जो है सब्जेक्टिव होता है, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव जो होता है यानी कि जो क्लाइंट होता है उस पर बेस होता है। जैसे आपने प्योटोन ऑडियोमेट्री पढ़ा है, पीटीए पढ़ा है, ठीक है, प्योटोन ऑडियोमेट्री पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने ट्यूनिंग फॉक, टीएफटी पढ़ा है, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट जो इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये प्रॉन्ग्स होता है, ठीक है, इसको ये बेस होता है, इसको पकड़ते हैं और फिर टकराते हैं, फिर बच्चे के एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन पर रखते हैं, टीएफटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं जिसमें देखिए सब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें टाइप्स और डिग्री दोनों पता चल जाती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो क्लाइंट की पार्टिसिपेशन होती है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसकी पार्टिसिपेशन होती है वो ज्यादा होती है। जैसे बच्चे का प्रोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट किया तो उससे बोला कि जैसे ही आवाज आए आपको क्या करना है, हाथ उठाना है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, हाथ उठाता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर बेस होता है, यानी कि वस्तुओं पर। जैसे बेरा टेस्ट करते हैं ना, तो पहले नींद की गोली खा के खिला के बच्चे को सुला दिया जाता है। ठीक है, फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कंप्यूटर पर होता है। तो वेरा टेस्ट जो होता है वो किस पर आधारित होता है, ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यानी कि इसमें क्लाइंट की या व्यक्ति की पार्टिसिपेशन ना के बराबर होती है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है, मतलब एक्टिव रोल चाहिए होता है पेशेंट का, ठीक है, क्लाइंट का।
इनफॉर्मल टेस्ट जो होता है स्क्रीनिंग पर्पज से होता है, फॉर्मल टेस्ट जो होता है डायग्नोस्टिक पर्पज से होता है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रख लेना, ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्य टूल क्या है, ऑडियोमेट्री है। ऑडियोग्राम क्या दर्शाता है, हियरिंग लॉस और डिग्री और टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, ऑडियोग्राम क्या दर्शाता है, हियरिंग लॉस, डिग्री और टाइप्स। एक चीज और ध्यान रखना, जिस तरीके से ऐसे ऑडियोग्राम का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए इस साइड हर्ट दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड क्या दिया हुआ है, हर्ट, और इस साइड जो है वो डीबी दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डीबी दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो हमें ये जो हर्ट होता है, ये होता है 250 से लेके 250 से लेके कितना होता है, 8000 हर्ट तक। ठीक है, 8000 एच लिखो चाहे 8K एच लिखो। ठीक है, और जो डीबी होती है वो -5 या -10 से लेके 120 डीबी तक होती, कितनी, 120 डीबी तक होती। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पर ऑडियोग्राम प्लॉटिंग करनी पड़ती है तो 3 फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, वो आपसे हमेशा पूछते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो एक तो 500 लेते हैं, ठीक है, प्लस दूसरा जो लेते हैं 1000 की फ्रीक्वेंसी पर जो डीबी होती है वो लेते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो कौन सी लेते हैं, 2000 पर कौन सी डीबी होती है वो लेते हैं। ठीक है, फिर इनको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, बस आपका टाइप्स और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस निकल के आ जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी एसी की प्लॉटिंग होती है, ठीक है, एसी मतलब एयर कंडीशन की प्लॉटिंग होती है, तो हमेशा 8 के यानी कि 8000 हर्ट तक होती है, और बीसी की जो प्लॉटिंग होती है वो हमेशा होती है 4000 तक होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। एयर कंडक्शन मतलब जब आपके पिन्ना पर ईयरफोन लगा के टेस्ट किया जाता है। बोन कंडक्शन मतलब जो कान के पीछे वाली हड्डी है यानी मस्टोइड बोन है, जब उसके ऊपर कोई मतलब बोन वाइब्रेटर लगा के टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑडियोग्राम क्या दर्शाता है, हियरिंग लॉस और डिग्री ऑफ हियरिंग, डिग्री एंड टाइप्स। ठीक है, हियरिंग असेसमेंट में स्पीच टेस्ट क्यों किया जाता है, स्पीच परसेप्शन जानने के लिए, कि क्योंकि जब इनपुट नहीं मिलता, जैसे सुनना जो है ऑडिटरी, सुनते हैं हम किसी की बात, तो उसका मतलब क्या होता है, हम इनपुट ले रहे होते हैं, फिर हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं, तो वो आउटपुट होता है। ठीक है, तो सॉरी, जब सुनना अफेक्ट होता है तो क्या होता है, मतलब जब इनपुट नहीं मिलता तो आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो स्पीच परसेप्शन को जानने के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि ऑडियोग्राम में हाई डीबी लॉस दिखे तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बच्चे में सीवियर या व्यक्ति में सीवियर हियरिंग लॉस है। असेसमेंट डेटा ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग कैसे होती है, तो ये होती है हियरिंग लेवल के अनुसार, मतलब जैसा हियरिंग लेवल होता है उसके हिसाब से हम टीचिंग मेथड तय करते हैं। ठीक है, एचआई असेसमेंट में लैंग्वेज असेसमेंट क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल समझा जा सके। ठीक है, यदि बच्चा हियरिंग एड यूज करता है, असेसमेंट में क्या ध्यान रखा जाएगा, मतलब इसमें सॉरी, इसमें ध्यान रखा जाएगा एडेड वर्सेस अनएडेड परफॉर्मेंस। एडेड का मतलब हियरिंग एड पहना के जांच करते हैं, अनएडेड का मतलब बिना हियरिंग एड के जांच करते हैं। ठीक है, असेसमेंट में अर्ली एज डिटेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लैंग्वेज डेवलपमेंटल प्लानिंग पता चले, ठीक कर सके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल हियरिंग असेसमेंट क्या बताता है, ये बताता है कि रियल लाइफ की लिसनिंग एबिलिटी क्या है। ठीक है, असेसमेंट डेटा के आधार पर कौन सी स्ट्रेटेजी चुनी जाती है, तो इसमें ओरल साइन लैंग्वेज अप्रोच चुना जा सकता है। जैसे बच्चे की रेजिडिवल हियरिंग बाकी है तो उसका ओरल लैंग्वेज, उसे ओरलिज्म सिखा सकते हैं, और नहीं बाकी अगर प्रोफाउंड का है तो उसे साइन लैंग्वेज द्वारा हम एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का। आईडी असेसमेंट में आईक्यू टेस्ट के साथ क्या जरूरी है, तो इसके साथ जरूरी है बच्चे का एडॉप्टिव बिहेवियर असेसमेंट। ठीक है, वाइनलैंड स्केल किसके लिए उपयोग होता है, ये जो स्केल है वो उपयोग होता है बच्चे के एडॉप्टिव बिहेवियर असेसमेंट के लिए। सॉरी, नेक्स्ट है आईक्यू स्कोर 65 होने पर क्या संकेत मिलता है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे में माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट में कॉन्सेप्चुअल सोशल प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों देखे जाते हैं, तो ये देख लेते हैं क्यों देखे जाते हैं। इसलिए देखे जाते हैं ताकि एडॉप्टिव फंक्शनिंग, बच्चे के जो एडॉप्टिव फंक्शनिंग है उसको समझा जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य सपोर्ट नीडेड निर्धारित, मतलब उसका जो किस सपोर्ट की जरूरत है ये निर्धारित करने के लिए। यदि बच्चा सेल्फ केयर में कमजोर है, प्लानिंग में क्या शामिल होगा। प्लानिंग में शामिल होगा डेली लिविंग स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है। असेसमेंट डेटा आईपी में कैसे उपयोग होता है। तो आईपी में उपयोग होता है गोल सेटिंग और इंटरवेंशन प्लानिंग में होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आईडी असेसमेंट में मल्टी स्कोर डेटा क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि हमें एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है। यदि आईक्यू लो है लेकिन एडॉप्टिव स्किल्स अच्छे हैं, क्या निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष होगा कि आईडी कंफर्म नहीं होगा। ठीक है। असेसमेंट के बाद क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि सपोर्ट लेवल तय कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एमडी से। तो देख लेते हैं एमडी असेसमेंट में सिंगल टूल क्यों पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इसमें मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स होते हैं। ठीक है। एमडी असेसमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग इम्पेयरमेंट होते हैं। ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट एमडी में क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि डेली फंक्शनिंग समझा जा सके। ठीक है। यदि बच्चा कम्युनिकेशन और मोबिलिटी दोनों में कमजोर है तो क्या करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना चाहिए बच्चे का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चा कम्युनिकेशन और मोबिलिटी दोनों में कमजोर है तो क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है। असेसमेंट डेटा से प्लानिंग कैसे होती है। देखिए प्रायोरिटी नीड्स के अनुसार इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे की नीड क्या है और उससे उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप उसका तय कर सकते हैं। ठीक है। एमडी में एसोसिएटेड कंडीशन क्यों असेस की जाती है। इसलिए असेस की जाती है क्योंकि कंप्लीट प्रोफाइल समझ सकें। ठीक है। यदि असेसमेंट इनकम्प्लीट हो क्या समस्या होगी। समस्या जो होगी इनकरेक्ट प्लानिंग होगी। ठीक है। मतलब प्लानिंग ही सही तरीके से नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एमडी असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है। ताकि बच्चे का नेचुरल बिहेवियर हम देख सकें। ठीक है। असेसमेंट के बाद आईईपी क्यों जरूरी है। बच्चे को इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए जरूरी होती है। ठीक है। सीवियर एमडी में असेसमेंट का फोकस क्या होता है। तो बेसिक कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर के लिए होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का है। तो एसएलडी जो है इसमें असेसमेंट में साइको एजुकेशनल टेस्ट क्यों जरूरी होते हैं। ताकि बच्चे की लर्निंग प्रोफाइल समझ में आ जाए कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है। एग्जैक्ट अचीवमेंट टेस्ट क्या मापता है। अचीवमेंट टेस्ट मापता है बच्चे की एकेडमिक स्किल्स, रीडिंग राइटिंग और मैथ। ठीक है। यदि आईक्यू नॉर्मल और अचीवमेंट लो हो क्या संकेत हैं। संकेत होंगे एसएलडी की, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की। ठीक है। एसएलडी असेसमेंट में डिस्क डिस्क्रिपेंसी मॉडल जो है डिस्क्रिप्शन सॉरी कभी कभी वर्ड ही बोलने में दिक्कत हो जाती है। डिस्क्रिपेंसी मॉडल जो है वो क्या बताता है। ये बताता है कि आईक्यू और अचीवमेंट में अंतर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है यदि बच्चा रीडिंग में कमजोर है कौन सा टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट जो होगा रीडिंग असेसमेंट का होगा। ठीक है। असेसमेंट डेटा प्लानिंग में कैसे उपयोग होता है। ये उपयोग होता है रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाने में, मतलब सुधारात्मक शिक्षण रणनीति बनाने में। ठीक है। एसएलडी असेसमेंट में एरर एनालिसिस क्यों किया जाता है। ताकि स्पेसिफिक डिफिकल्टी पहचान सकें। ठीक है। बच्चे में डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है से रिलेटेड डिफिकल्टी जो है वो पहचान सकें। ठीक है। यदि बच्चा स्पेलिंग बार बार गलत करता है प्लानिंग में क्या होगा। फोनिक बेस्ड इंटरवेंशन कर सकते हैं हम उसका। ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों होता है। इस इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल स्किल्स इसमें इवेल्युएट कर सके। एसएलडी में री असेसमेंट क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि जो बच्चे की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए है। विजुअल इंपेयरमेंट असेसमेंट में विजुअल एक्यूटी क्यों मापी जाती है। ताकि इसलिए मापी जाती है क्योंकि बच्चे का विजन का लेवल जो होता है उसको निर्धारित कर सके। ठीक है। फंक्शनल विजन असेसमेंट क्या बताता है। ये बताता है रियल लाइफ विजन यूज। ठीक है। यदि बच्चा पेरिफेरल ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है क्या संकेत हैं।
ये संकेत है विजुअल फील्ड लॉस की। ठीक है, असेसमेंट डेटा से प्लानिंग कैसे होती है? तो ब्रेल से होती है। ठीक है, लो विजन एड्स का चयन कर सकते हैं। लो विजन असेसमेंट में कौन सा टूल उपयोग होता है? इसमें मैग्निफिकेशन डिवाइसेस यूज की जा सकती है। ठीक है, ब्रेल डिवाइसेस, ब्रेल का यूज किया जा सकता है, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच का यूज किया जाता है सकता है, स्पीच टू टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यदि विजुअल एक्यूरेटी बहुत कम है, कौन सा माध्यम उपयोग होगा? तो इसके लिए ब्रेल यूज हो सकता है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी असेसमेंट क्यों जरूरी है? इंडिपेंडेंट मूवमेंट और प्लानिंग के लिए जरूरी है। असेसमेंट में लाइटिंग कंडीशन क्यों देखी जाती है? बेस्ट विजन यूज के लिए देखी जाती है। ठीक है, वीआई असेसमेंट में एजुकेशनल प्लानिंग किस पर आधारित होती है? विजन लेवल और फंक्शनल एबिलिटी पर आधारित होता है। ठीक है, असेसमेंट डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी पर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑटिज्म का पोर्शन देखेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन देख लेंगे सबसे पहले। यदि बच्चे में सोशल डिफिसिट है लेकिन आईक्यू सामान्य है, तो ये किसकी ओर संकेत करता है? ये संकेत करता है एएसडी की ओर, नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ओर। ठीक है, एएसडी में एसएलडी में एएसडी और एसएलडी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? एएसडी में सोशल डिफिसिट और एसएलडी में स्पेसिफिक एकेडमिक डिफिसिट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट हमारी स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है एएसडी और एडीएचडी में मुख्य अंतर क्या है? तो एएसडी इज इक्वल टू सोशल डिफिसिट, मतलब इसमें सामाजिक विकृति होती है, और एडीएचडी में क्या होता है? ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एएचडी सर्टिफिकेशन के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? लागू होता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। एएचडी का डायग्नोसिस मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों होता है? इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें मल्टीपल डोमेन्स जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाता है लेकिन सोशल स्किल्स ठीक है, क्या एएसडी होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, कंप्लीट क्राइटेरिया इसमें जरूरी है। ठीक है, अगर वो रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाता है लेकिन सोशल स्किल्स उसका ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब उसका जो कंप्लीट क्राइटेरिया होगा हम उसका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेशन में डिसेबिलिटी परसेंटेज क्यों निर्धारित किया जाता है? क्योंकि इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी तय कर सकें। ठीक है, तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी हमारी क्या है? 40% है। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना। एएसडी डायग्नोसिस में डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि अर्ली ऑनसेट कंफर्म कर सके। ठीक है, एएसडी और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के में अंतर कैसे पहचानते हैं? एएसडी में सोशल प्लस बिहेवियर दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसमें लोगों से अलग थलग रहते हैं और उनका व्यवहार जो होता है वो बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते रहते हैं, तो इसमें दोनों चीजें प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का पोर्शन है। तो यहाँ पर कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में अंतर कैसे किया जाता है? ठीक है, पहले देखिए ऑडियोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। अगर ये पूछे कि टेस्ट कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में अंतर क्या है, तो देखिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है इसमें आउटर ईयर या फिर मिडिल ईयर में से, ठीक है, आउटर ईयर या फिर मिडिल ईयर में से कोई एक भाग अफेक्ट होता है। और जो सेंसरी न्यूरल होता है SNHL होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इनर ईयर जो होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यदि हियरिंग लॉस रिवर्सिबल है, ये किस प्रकार का है? तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, HI डायग्नोसिस में ऑडियोग्राम क्या भूमिका निभाता है? ये क्या डिसाइड करता है? और डिग्री और टाइप आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग का क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है? तो किस आधार पर होता है? DB लेवल पर, यानी डेसिबल ऑफ हियरिंग लेवल पर। ठीक है, हियरिंग लॉस का इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। एक DBHL और DBSPL भी पूछ सकते हैं। DBHL जो होता है DB ऑफ हियरिंग लेवल, और DBSPL जो होता है DB, यहाँ पर आप कर सकते हैं DBSPL। ठीक है, डी डेसिबल ऑफ साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। HI सर्टिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जिम्मेदार होता है ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्पीच डिले HI को कैसे अलग करते हैं?
तो कैसे अलग करते हैं, हियरिंग टेस्ट के द्वारा करते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन में परमानेंट लॉस क्यों जरूरी है, ताकि बेनिफिट एलिजिबिलिटी पता हो सके, ठीक है। एचआई और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अंतर क्या है, देखिए एचआई जो होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी हियरिंग लॉस होता है, एपीडी जो होता है ये प्रोसेसिंग इशू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन में असिस्टिव डिवाइसेस रिकमेंडेशन क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है ताकि पुनर्वास के लिए प्लानिंग की जा सके, यानी रिहेबिलिटेशन प्लानिंग की जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है, इसमें डायग्नोसिस और सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, आईडी और एसएलडी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आईडी इज इक्वल टू लो आईक्यू, ठीक है, प्लस एडॉप्टिव डिफिसिट। एसएल मतलब आईडी का मतलब है क्या है, लो आईक्यू और एडॉप्टिव डिफिसिट है। दूसरा एसएलडी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग इशू है, मतलब विशिष्ट मतलब सीखने में प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आईक्यू लो है पर एडॉप्टिव स्किल्स सामान्य है, क्या आईडी डायग्नोस होगा, तो इसका आंसर है नहीं होगा, ठीक है। अगर एडॉप्टिव स्किल्स सामान्य है तो इसका मतलब आईडी नहीं है, ठीक है। आईडी डायग्नोसिस में कौन से दो मुख्य घटक होते हैं, तो कौन से होते हैं, आईक्यू प्लस एडॉप्टिव बिहेवियर, ठीक है। एडॉप्टिव और ऑटिज्म में क्या अंतर है, ठीक है। आईडी जो है, सॉरी, आईडी और ऑटिज्म में क्या अंतर है, आईडी इज इक्वल टू इंटेलेक्चुअल डिफिसिट, जो हमारी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड होता है, ठीक है। एएसडी जो होता है सोशल डिफिसिट होता है, जिसमें बच्चा अलग थलग रहता है, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन करने में उसको दिक्कत आती है। आईडी सर्टिफिकेशन किस आधार पर होता है, तो आईक्यू लेवल प्लस फंक्शनल लिमिटेशन के आधार पर होता है। माइल्ड आईडी और बोर्ड लाइन इंटेलिजेंस में अंतर क्या है, इसमें आईक्यू रेंज जो है बॉर्डर लाइन हायर होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माइल्ड आईडी और बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस में अंतर क्या है, आईक्यू रेंज, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आईक्यू रेंज जो है बॉर्डर लाइन हायर होता है। तो सर्टिफिकेशन के लिए मेडिकल बोर्ड क्यों जरूरी है, ताकि ऑफिशियल वैलिडेशन मिल सके, ठीक है। यदि एक ठप्पा होता है ना गवर्नमेंट का, वो लगना जरूरी है, ठीक है। यदि बच्चा केवल एकेडमिक में कमजोर है तो क्या आईडी होगा, नहीं, उससे क्या हो सकता है, एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आईडी डायग्नोसिस में ऑनसेट एज क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि डेवलपमेंटल पीरियड मतलब पता हो सके, ठीक है। सर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है, सपोर्ट सर्विस और बेनिफिट प्रदान करना है, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी का पोर्शन देख लेते हैं, इसमें एमडी डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो एमडी डायग्नोसिस में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मल्टीपल ओवरलैपिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें एक से अधिक डिसेबिलिटी जो होती हैं ओवरलैप करती हैं। यदि बच्चा हियरिंग प्लस विजन दोनों में प्रभावित है तो डायग्नोसिस क्या होगा, डेफ ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। एमडी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों जटिल है, क्योंकि सिम्टम्स जो है ओवरलैप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है, एमडी डायग्नोसिस में कौन सा अप्रोच उपयोग होता है, तो इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उपयोग होता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन में एमडी कैसे दर्शाया जाता है, इसमें कंबाइंड डिसेबिलिटी परसेंटेज होते हैं, ठीक है। यदि एक डिसेबिलिटी दूसरे को प्रभावित करे तो क्या करना चाहिए, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस होता है, ठीक है, वो करवा सकते हैं। एमडी सर्टिफिकेशन में फंक्शनल लिमिटेशन क्यों जरूरी है, तो इसमें सपोर्ट नीडेड तय करने के लिए कि कौन से सपोर्ट की आवश्यकता है। डायग्नोसिस में एसोसिएटेड कंडीशन क्यों देखी जाती है, इसलिए देखी जाती है क्योंकि कंप्लीट प्रोफाइल समझ में आए। एमडी में सिंगल कैटेगरी क्लासिफिकेशन क्यों कठिन है, इसलिए कठिन है क्योंकि मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स के कारण पता चल सके। सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का है, डायग्नोसिस और सर्टिफिकेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, एसएलडी और स्लो लर्नर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होता है, तो इस एसएलडी जो है स्पेसिफिक डिफिसिट प्लस और स्लो लर्नर, ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल लो परफॉर्मेंस, ठीक है।
यदि आईक्यू नॉर्मल और अचीवमेंट लो हो, डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस होगा एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। एसएलडी डायग्नोसिस में डिस्क्रिपेंसी मॉडल क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आईक्यू और अचीवमेंट गैप। ठीक है। डिसलेक्सिया और जनरल रीडिंग डिले में अंतर क्या है? इसमें अंतर है डिसलेक्सिया जो है न्यूरोलॉजिकल है। एसएलडी सर्टिफिकेशन किस आधार पर होता है? साइको एजुकेशनल असेसमेंट के आधार पर एसएलडी सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है। एसएलडी डायग्नोसिस में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अदर कजेस जो है उसको हटाने के लिए जरूरी है। यदि हियरिंग और विजन प्रॉब्लम है, क्या एसएलडी डायग्नोस होगा? नहीं, पहले सेंसरी इशू कंसीडर होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सर्टिफिकेशन में स्कूल रिपोर्ट क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए एविडेंस जरूरी होता है। एसएलडी में और एडीएचडी में अंतर क्या होता है? एसएलडी जो है लर्निंग डिफिसिट होती है, एडीएचडी जो होता है अटेंशन इशू होता है। सर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? एग्जाम एकोमोडेशन है और सपोर्ट देना है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए ब्लाइंडनेस और लो विजन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होता है? इसमें विजुअल एक्यूरिटी और फील्ड के आधार पर होता है। यदि विजन करेक्टेबल है तो क्या वीआई सर्टिफिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वीआई डायग्नोसिस में स्नेलन चार्ट क्या बताता है? ये क्या बताता है? विजुअल एक्यूरिटी लेवल बताता है। ठीक है। लो विजन और रिफ्रैक्टिव एरर में अंतर क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है करेक्टेबल होता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है। वीआई सर्टिफिकेशन किसके द्वारा होता है? तो मेडिकल ऑथोराइज्ड बोर्ड के द्वारा होता है। वीआई सर्टिफिकेशन किसके द्वारा जारी होता है? ये हमने पहले क्लियर कर लिया है। विजुअल फील्ड लॉस डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? प्रीमेट्री टेस्ट के द्वारा होता है। यदि विजन पार्शियल है, क्लासिफिकेशन क्या होगा? लो विजन होगा। क्लासिफिकेशन में फंक्शनल लिमिटेशन क्यों जरूरी है? तो एजुकेशनल प्लानिंग के लिए, ताकि एजुकेशन की प्लानिंग की जा सके। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड वीआई में अंतर क्या है? वन टाइम यानी बर्थ वर्सेस लेटर। सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है सपोर्ट सर्विस और कंसेशन देना।